मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का विकास, मानव का विकास। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई? क्या वो बंदर था क्या पहले? मनुष्य का विकास कैसे हुआ? बहुत सारे सवाल, उसके बारे में चर्चा दुनिया में होती रहती है। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक किताब लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस किताब में उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य उत्क्रांति द्वारा निर्माण हुआ है। परंतु चार्ल्स डार्विन के ये सिद्धांत के पहले सभी लोग ऐसे मानते थे कि जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति ने, ईश्वर ने उत्पन्न किया है और उनकी संख्या, उनका रूप और उनकी आकृति सदा से ही निश्चित ही रही है। परंतु उस पुस्तक के प्रकाशन के कारण विकासवाद के एक सिद्धांत ने धारणा की। ये जो किताब था, ये जो पुस्तक था, ये 1859 के आसपास प्रकाशित हुआ। और फिर अन्य जंतुओं के भांति मनुष्य के लिए भी ये प्रश्न साधारणतः पूछने जाने लगा कि उसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ और किस जंतु समूह से या किस जंतु से उसका विकास हुआ। इस प्रश्न का उत्तर भी डार्विन ने अपनी दूसरी किताब डिसेंट ऑफ मैन, जो 1871 में प्रकाशित हुई, उसमें देने का प्रयास किया। विशेषकर मानव से, मानवाकार जो वानर था, ये वानर से ही मनुष्य निर्माण हुआ है, ऐसा उसका कहने का एक दृष्टिकोण था। परंतु उस समय के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो पुराने ख्यालात के लोग थे, उन्होंने डार्विन के ये जो विकासवाद की, उत्क्रांतिवाद की जो दृष्टि थी, यह भूमिका थी, उसको खारिज किया। और उन्होंने कहा कि वानर तो वानर ही है और मनुष्य तो मनुष्य ही है। मनुष्य वानर से नहीं बना है, दोनों अलग है, ऐसा धार्मिक लोगों की भूमिका थी। उन्होंने विरोध किया उसका। और बंदरों से मनुष्य निर्माण हुआ, बंदर ये मनुष्य के पूर्वज थे, ये धारणा का उन्होंने खंडन किया। परंतु डार्विन का जो विचार था वो तो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर गया। प्राणी वैज्ञानिकों को तो उसने काफ़ी आकर्षित किया। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो वैसा ही मानने लगे। परंतु जो लुप्त जीवाश्म है, फॉसिल्स है, वो फॉसिल्स में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध नहीं हुआ। और फिर कुछ धीरे धीरे और भी ऐसे कुछ खोज होती गई और ऐसे कुछ खोजों के कारण होमो सेपियंस का जो फॉसिल मिला 2 लाख साल पहले अफ्रीका में, पूर्व अफ्रीका में। उसके बाद 3 लाख साल पहले का होमो सेपियंस का और एक फॉसिल उत्तर अफ्रीका में मिला, जो इस तरह के पूर्व मनुष्य का एक उदाहरण था। विकास क्रम जो है मनुष्य का, उसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत रखे। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के सह आविष्कर्ता जॉन नेपियर, इनके मत के अनुसार, जो 1964 में उन्होंने कुछ मत रखे, तो उनके अनुसार मनुष्य 5 अवस्थाओं से गुजरा है। पहली अवस्था थी प्रारंभिक पूर्व मानव, किनिया पिथिकस अफ्रीका से प्राप्त और भारत से प्राप्त रामी पिथिकस। ये जो जीवाश्म है, ये पहली अवस्था थी और ये मानव संभवतः मनुष्य के विकास के अति प्रारंभिक अवस्था में इस तरह के थे। फिर दूसरा पड़ाव आया बाद के
पूर्व मानव जो थे उनका प्रतिनिधित्व अफ्रीका से प्राप्त ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये करता है। और फिर तीसरा पड़ाव मनुष्य की अवस्था का आया जो अफ्रीका से ही प्राप्त होमो ई हैबिलस द्वारा जाना जाता है। फिर चौथे पड़ाव में उत्तर भावी मनुष्य के अंतर्गत होमो इरेक्टस अथवा जावा और चीन के मानव आते हैं। और फिर पांचवी अवस्था जो है वो आधुनिक मानव की होमो सेपियंस की अवस्था। इसका प्रथम उदाहरण क्रोमैग्नाव मानव में प्राप्त होता है। आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले दिखाई पड़ा या अस्तित्व में आया, ऐसा इसमें बताया गया। तो सबके पूर्वज अफ्रीकी थे, ऐसा भी लोग कहते हैं। होमो इरेक्टस के बाद विकास 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा का निएंडरथल मानव में अंत हो गया और दूसरी शाखा क्रोमैग्नाव मानव अवस्था से गुजरकर वर्तमान मनुष्य तक पहुंच गई है। संपूर्ण मानव का विकास मस्तिष्क की वृद्धि पर ही केंद्रित है। यद्यपि मस्तिष्क की वृद्धि स्तनी वर्ग के अन्य बहुत से जंतु समूह से भी हुई, तथापि कुछ अज्ञात कारणों से यह वृद्धि प्राइमेटों में सबसे अधिक हुई। संभवतः उनका वृक्षीय जीवन मस्तिष्क की वृद्धि के अन्य कारणों में से एक हो सकता है। तो ये तो वैज्ञानिक धारणा या विकासवाद की धारणा इस तरह से थी। धर्म में अलग भूमिका ली, अलग अलग धर्म जो है वो अपनी अलग अलग भूमिकाएं उठाते रहे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हर एक धर्म में मनुष्य की निर्मित का स्वरूप अलग अलग बताया है। और वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में वानर और बंदरों से मनुष्य को अलग माना गया है। और वानर और बंदर तो वही थे और मनुष्य तो मनुष्य ही था, ऐसा हिंदू मान्यताओं में या वैदिक मान्यताओं में माना गया है। और उनके अनुसार मानव किसी भी प्रकार के बंदर का विकसित रूप बिल्कुल ही नहीं है। जैसे प्राचीन काल में मनुष्य दिखता था वैसा आज भी है, बस उसके शरीर पे थोड़े से बाल कम हुए हैं। जिस तरह से वानरों ने या बंदरों में कई प्रजातियां होती है, उसी तरह से मानव की भी कई प्रजातियां थी और आज उनमें से कुछ विद्यमान है, ऐसी ये धारणा रही। तो स्वाभाविक धार्मिक धारणा ये अलग है और वैज्ञानिक धारणा अलग है, विकासवाद की धारणा अलग है। इस तरह से मनुष्य का विकास, मनुष्य की जीवन यात्रा इस तरह से मानी जाती है। इसके बारे में विज्ञान ने की हुई भूमिका, विज्ञान के अलग अलग तर्क और विज्ञान द्वारा निर्मित खोज एक अपनी भूमिका व्यक्त करता है। और धर्म की जो अपनी मान्यताएं हैं, उनकी जो अपना आकलन या कल्पनाएं है वो अलग है। तो इस तरह से ये सभी मानव जाति के बारे में सोचा गया है। अब ये मनुष्य का भविष्य कैसा है? मनुष्य का भविष्य मस्तिष्क की वृद्धि पर उसका विकास हो रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क की वृद्धि जिस तरह से विकास करेगी, उसी तरह से उसका बल या उसका अपना आगे का भविष्य रहेगा। ये वृद्धि अब भी हो रही है या नहीं ये कहना कठिन है, परंतु जितना कुछ विकास हो चुका है उसके आधार पर मानव और लुप्त सभी सरीसृप अर्थात डायनासोर वगैरह जो थे, इनके विकास से तुलनात्मक निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने निकाले हैं। जो भी प्राणी मात्राएं लुप्त हुए डायनासोर जैसी, उनका शरीर तो बहुत बड़ा था, 40 से 60 टन का वो उनका शरीर था, बहुत बड़ा शरीर, ज़बरदस्त। फलस्वरूप बहुत बड़ा शरीर और मस्तिष्क छोटा था। और फिर ये जंतु धीरे धीरे लुप्त हो गए और मनुष्य का तो मस्तिष्क बड़ा था,
अतएव मनुष्य के मस्तिष्क की अधिकांश शक्ति शारीरिक आवश्यकताओं को, भोजन, सुरक्षा को पूरा करना, इसके बाद भी विशेष शेष रह जाती थी। तो अपनी बुद्धि की एक शक्ति मनुष्य को प्राप्त है जो उसके मस्तिष्क में है, और ये बुद्धि के कारण ही वो विकसित होता रहा। यह शक्ति मनुष्य ने अपने सुख साधनों को एकत्रित करने के लिए और विज्ञान तंत्रज्ञान को निर्माण करने के लिए लगा दी। इनमें विनाश के बीज भी निहित है। मनुष्य का भविष्य अर्थात वह रहेगा जो लोग धरती पर आए, धरती के रंगमंच पर आए और अपना अभिनय समाप्त करके सदा के लिए लुप्त हो गए, और विनाशकारी औजार और शक्ति के कारण मनुष्य भी नष्ट हो सकता है। मनुष्य का इस तरह से अंत भी हो सकता है। अगर प्रकृति में किसी जंतु के शरीर और मस्तिष्क के विकास में समन्वय होना आवश्यक है, ऐसा न होने पर वो जंतु का भविष्य का अस्तित्व सदा ही अनिश्चित रहेगा। तो हो सकता है कि भविष्य में बड़े मस्तिष्क के नई नई जो जनरेशन है वो बनती रहेगी, और अपनी बुद्धि से वो विकास भी कर सकती है या विनाश भी कर सकती है। हो सकता है कि वो भोगवाद के लिए प्रदूषण करे, शस्त्र अस्त्र बनाए और धीरे धीरे खुद को ही ख़त्म करे, लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते एक दूसरे के ही नष्ट करे। अलग अलग वायरस मनुष्य बना सकता है, अलग अलग नैनोबॉट्स बना सकता है, जंतु बना सकता है, अस्त्र शस्त्र बना के खुद का ही वो नाश कर सकता है। और भोग के पीछे जाते 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 मनुष्य एक दिन विलासी और भोग के इसमें मोह में फंसकर खुद को ही ख़त्म कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, ऐसे कई क्षेत्रों में मनुष्य हो रहा है, बढ़ रहा है। लाखों साल बाद हो सकता है कि मनुष्य का शरीर और छोटा हो जाए और उसका मस्तिष्क और बड़े आकार का हो जाए और वो ज़्यादा कार्य करने लगे, परंतु इसके लिए मनुष्य का जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ बता नहीं सकते। ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य का 100-150 साल के बाद विनाश भी हो सकता है, अगर वो इसी तरह से विनाश की राह पर चले तो इस तरह से वैज्ञानिक अपने मत रखते हैं मनुष्य के भविष्य के बारे में। तो जो मनुष्य का इतिहास, मनुष्य जाति का इतिहास इस तरह से अलग अलग काल क्रम से चलता आया हुआ है, और आगे के भविष्य में इस तरह से वो चलता रहेगा। परंतु इतना निश्चित है कि मनुष्य का जो जीवन है वो उसके बुद्धि का अगर वो सदुपयोग करता है, अच्छा उपयोग करता है तो ही उज्जवल है। अगर वो विनाशकारी दिशा से बुद्धि जाएगी तो विनाश भी अटल है। तो स्वाभाविक के अध्यात्म की ज़रूरत है कि जो बुद्धि को शुद्ध रखे, मोह से दूर रखे, पवित्र रखे, ताकि मनुष्य एक उज्जवल और अच्छे स्वर्णिम और खुशहाल जीवन को, भविष्य को सदियों तक पा सके, और अपने सारे ब्रह्मांड में समष्टि के साथ जो भी नियम अपने आप बन रहे उनके साथ तादाद में बनाकर जी सके। इसके लिए आध्यात्मिक जीवन जो है मनुष्य को बनाना बहुत आवश्यक है।